नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिसके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे वाल्मीकि जयंती पर नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो वहीं विपक्ष के नेता को लेकर कांग्रेस में असंतोष की खबरें सामने आई हैं। चुनावी राज्यों में छिड़ा है सियासी संग्राम। झारखंड, महाराष्ट्र में एक बार फिर गठबंधन बनाम गठबंधन की सियासत देखने को मिल रही है। तो बात होगी संजौली मस्जिद विवाद को भी लेकर। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिग्राम दिवस पर दुनिया को दिया संदेश। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए कहा, विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध से ही मिलेगा समाधान। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मंत्रिमंडल में हर रीजन की भागीदारी। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से नागरिकता कानून की धारा 6A को ठहराया संवैधानिक। झारखंड और महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। एक बार फिर एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने। हरियाणा में हार से कांग्रेस को मोल तोल करना अब पड़ रहा है महंगा। बीजेपी का दावा, सहयोगियों से सीट को लेकर फॉर्मूला तय। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां नायब सिंह सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी की लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। पंचकूला के दशहरा मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब वाल्मीकि जयंती है आज और इस खास दिन पर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की बागडोर एक बार फिर अपने हाथ में ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता भी इस समारोह में मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी के साथ साथ 13 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल में हर क्षेत्र की भागीदारी देखी जा सकती है। नायब सिंह सैनी ने आज एक बार फिर शपथ ग्रहण से पहले दोहराया कि नई सरकार फौरन अपना पहला वादा पूरा करेगी और 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेगी। वहीं इससे पहले शपथ ग्रहण को रोकने की मांग वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। समझा जा रहा है कि ऐसी याचिका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खास तवज्जो नहीं दी। वहीं हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी घमासान की स्थिति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बुलाई गई विधायकों की बैठक में 37 में से 31 विधायक ही मौजूद रहे। दरअसल इस बैठक को हुड्डा के शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा था। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस में आपस में रस्साकसी देखी जा सकती है। और नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो नायब सिंह सैनी ने यह वादा किया है कि जो 24,000 कर्मचारियों को वो नौकरी देने की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि वो वादा सबसे पहले पूरा किया जाएगा और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सबसे पहला काम जो है उन्होंने यही किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार
आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंचकूला से हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत राय जुड़े हुए हैं और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए मौजूद है। निशांत, सबसे पहले आपके पास किस तरह से यह हर्ष का माहौल है और बीजेपी के अंदर हरियाणा के लोग कैसे इसको ले रहे हैं जो शपथ ग्रहण हुआ, और सबसे खास बात है कि क्या जो प्राथमिकताएं हैं सरकार की किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे खास बात यह है कि हर किसी को भागीदारी करने का मौका मिला। जो वहां पर लोग आए थे उसमें शहीदों के परिवार के लोग थे, उसमें प्रगतिशील किसान थे, उसमें ड्रोन दीदी थी, उसमें मध्यम लघु और निम्न उद्योग के लोग भी मौजूद थे, उसमें अगर बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे और तमाम तरह के लोग इस पूरी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। यानी कि जो बीजेपी लगातार बात करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश थी। हर समाज के लोगों को यहां पर बुलाया गया था और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो विजन इस शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो 14 लोग मंत्री बनाए गए उसमें भी सभी वर्गों को बराबर की हिस्सेदारी दी गई। यानी कि मंत्रिमंडल से लेकर शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले अतिथियों को देखा जाए तो हर वर्ग की भागीदारी और हर वर्ग की हिस्सेदारी इसमें दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात है, जो रोजगार को लेकर बात कही थी नायाब सिंह सैनी ने, आज शपथ के बाद सबसे पहले वही बात उन्होंने कही। तो इसमें दो राय नहीं है कि सैनी सरकार अब हरियाणा में अगले 5 साल जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, उनको लेकर आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ हरियाणा में ऐतिहासिक तौर पर तीसरी बार एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं विश्वास जीतने में कामयाब हुई है बीजेपी और विश्वास जीतने में कामयाब हुए हैं नायाब सिंह सैनी। ठीक है, एक बात और हम आपसे जानना चाहें इससे पहले कि विनोद मिश्रा के पास जाएं, ये कांग्रेस में भी घमासान की स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष को चुने जाने को लेकर बैठक बुलाई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सारे विधायक आए नहीं। देखिए, जब भी किसी राजनीतिक दल में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो आप को सीधा समझ जाना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है और उसी का असर ये हुआ कि कांग्रेस हरियाणा हारी, 2 बड़े गुट आमने सामने आए और उसके बावजूद अगर सबक नहीं लिया गया है तो सवाल केवल हुड्डा और कुमारी शैलजा पर नहीं उठता, सवाल राहुल गांधी पर उठता है, सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे पर उठता है कि आखिर वो हरियाणा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस का अब क्या विजन है, इस पर सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये आपसी लड़ाई चलेगी। और चूंकि कांग्रेस सब विपक्ष की भूमिका में होने चाहिए, एकजुट होनी चाहिए और सरकार को घेरने की तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस खुद में उलझी हुई है और बाद में हम देखेंगे कि दोष ईवीएम पर आएगा। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद जी, जिस तरह से निशांत ने कहा कि कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व पर अब सवाल उठ रहे हैं, हुड्डा के साए से या उसकी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्या कांग्रेस के लोग? जाहिर तौर पर आज चर्चा इस पर ज़्यादा होनी चाहिए कि किस तरह से नायब सिंह सैनी तीसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे। निखिल, मैं निशांत के इस बात से थोड़ा सा और इसमें वैल्यू एडिशन करता हूँ। ये सवाल आज नहीं उठ रहे हैं जी, सवाल तो इलेक्शन से पहले दरअसल हर इलेक्शन के बाद ये सवाल उठता रहा है। सवाल उठ रहे थे। इसका मतलब सीधे सीधे है कि जो वहाँ पे कांग्रेस का पार्टी में जो फैक्शन था, हुड्डा के ग्रुप के या फिर शैलजा जी का आप ले लीजिए या फिर सुरजेवाला जी के ग्रुप का ले लीजिए, तो ये सारी चीजें तो पहले से दिख रही थी। अब ये सारी चीजें दिखने के बाद अगर आपने सिर्फ हुड्डा जी को एक तरह से कमान संभाला था तो बाकी आला कमान में जो चाहे राहुल गांधी हो
उनका वो एक मैसेज था कि आपको अगर कांग्रेस पार्टी में हुड्डा जी के साथ रहना है तो रहिए, नहीं जाना है तो जाइए। ये बात तो बार बार राहुल गांधी कह चुके हैं। तो आज अगर ये जब नेता प्रतिपक्ष के लिए वहाँ की बात आई थी कि प्रतिपक्ष के सीएम की दावेदारी जब हुड्डा जी का खत्म हुआ तो शायद उनको लगा कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी अगर वो सामने आएंगे तो कांग्रेस उनके हाथ में होगी। और जब वो कल की बात जब आप कह रहे थे कि कल उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उन्होंने जो सारे जो नवनिर्वाचित विधायक थे उनके के लिए एक मैसेज था, तो सबसे पहले तो उसमें जो रणधीर सिंह सुरजेवाला जी का बेटा है, नया अभी विधायक बने हैं, वही नहीं आए, तो 7 विधायक नहीं आए। तो ये साफ साफ है कि ये अब वर्चस्व की जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में, वो साफ साफ दिख रही है। ये चलिए कांग्रेस पार्टी का मामला है, उसकी चर्चा तो अभी होती रहेगी, 5 साल चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज का जो मैसेज है हरियाणा के इस पंचकुला के शपथ ग्रहण से, वो बहुत बड़ा मैसेज है। वो मैसेज ये है निखिल की वाल्मीकि जयंती को, आज वाल्मीकि जयंती में नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेके, और इसके बाद जो उनका मंत्रिमंडल का गठन है जिसपे सारे समाज के लोग, समावेशी सामाजिक व्यवस्था जो बीजेपी कहती है, उसकी पूरी की पूरी छाप आप उसके मंत्रिमंडल में दिखेंगे जी। तो ये सीधा मैसेज है कि आप सिर्फ कास्ट की राजनीति करेंगे, कास्ट बात करेंगे, और जमीनी सच्चाई आपके साथ ये है कि उसमें आप पार्टी को एक ठेकेदारी के रूप में किसी को सामने में रख देंगे। ऐसी सियासत अब नहीं चलेगी जी। ये समावेशी की जो सियासत है उसकी बात आप एक नज़ीर के रूप में आप ये देखिए हरियाणा में, जो आज नायब सिंह सैनी दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो बीजेपी के शासित जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट के साथ साथ एनडीए घटक दल के 21 स्टेट के चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद थे जी। और ये बताता है कि एनडीए का कुनबा सिर्फ बड़ा नहीं है, इंटैक्ट भी है। ये बताता है कि एनडीए में जो उत्साह है, एनडीए में जो इस बात के लिए है कि एनडीए की चट्टानी एकता की बात पार्लियामेंट के फ्लोर पे या पार्लियामेंट के बाहर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हर मौके पे दिखती है। तो इस इवेंट ने ये बताया है कि आने वाले टाइम में एनडीए क्या जो ये बड़ा कुनबा है उसकी जो अपनी एकता है, उसमें जो कम्युनिकेशन है, उसमें शायद अभी कोई गैप की गुंजाइश नहीं है। चाहे ये राहुल गांधी अपने खास इंडिया गठबंधन की तरफ देख सकते हैं कि कल एक बड़ा ओथ सेरेमनी हमने कश्मीर में श्रीनगर में देखा, उमर अब्दुल्ला के ओथ सेरेमनी में इंडिया गठबंधन की बात कही गई और कितने लोग वहां आए। तो जाहिर सी बात है कि ये परसेप्शन की सियासत में शायद कांग्रेस बात तो परसेप्शन की करती है, लेकिन वो परसेप्शन जमीन पे बना नहीं पाती है। सबसे बड़ी इसमें नाकामी है कांग्रेस पार्टी की, और इसकी चर्चा तो भी लगातार होनी है जी। निश्चित तौर पर इसकी चर्चा होनी है। निशांत राय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वहां से जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ विनोद जी बने रहे, हम अगली खबरों में भी आपको लेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे गठबंधन बनाम गठबंधन, क्योंकि अब झारखंड और महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत,
देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और एक बार फिर बात करेंगे गठबंधन बनाम गठबंधन की। ये जो गठबंधन बनाम गठबंधन आपने लोकसभा चुनावों में देखा था, लेकिन अब 2 राज्यों में चुनावी घमासान एक बार फिर सामने देखने को मिला है। और यहां भी 2 गठबंधन, इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबले के लिए बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी और सत्ता परिवर्तन की कवायद तेज हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के जोश को झटका दिया है। जाहिर है इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों में सीट शेयरिंग के लिए दबाव बढ़ा है। अब महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी ने टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और कुछ सीटों की वो मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके 2 विधायक ऑलरेडी हैं और इस बार वो ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेश इंडी गठबंधन में एकता चाहते हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस को सीटें देने से कतरा रहे हैं। अभी ये जो उपचुनाव है उसमें साफ देखा जा सकता है। झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालिया चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पार्टी के दावे को कमजोर साबित कर रहा है। बीजेपी का वही दावा है कि महाराष्ट्र के लिए उनकी पहली लिस्ट इस हफ्ते जारी कर दी जाएगी। वहीं महाविकास आघाड़ी में शरद पवार 200 सीटों पर फॉर्मूला तय मानते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। शिवसेना उद्धव और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी उसी परफॉर्मेंस को लेकर फॉर्मूला तय करेगी? लेकिन ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। शिवसेना उद्धव की दबाव की सियासत को शरद पवार ने झटका दे दिया है। झारखंड में बीजेपी प्रचार अभियान तेज कर गठबंधन की सरकार के खिलाफ मुहिम उसने छेड़ रखी है। जाहिर है एनडीए गठबंधन ने एक नई रणनीति के साथ जंग में उतरने का फैसला किया है। झारखंड में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी कि एनडीए वहां पर अपनी एकता दिखाता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडी गठबंधन ने जेएमएम, कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह इंडी गठबंधन का संविधान खतरे में, आरक्षण और लोकतंत्र खतरे में, ये सारा मुद्दा चल पाएगा? और क्या जनता इसको करारा जवाब देगी लोकसभा चुनाव में की तरह, या इस बार कुछ और परिणाम आएंगे? वाल्मीकि जयंती पर ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा और में जिस तरह से जो चुनाव में कांग्रेस धराशायी हुई है, उसके क्या परिणाम होंगे ये आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीटों की मांग कर दी, जैसा कि हमने आपको बताया। क्या कुछ कहते हैं वो आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। इंडिया गठबंधन जीतेगा, उसमें क्या है? चुनाव से कौन घबराता है? दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन
सरकार बनाने जा रही है, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, तो अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। वही इस बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आपने सुना। निश्चित तौर पर इससे जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं दबाव में आई होगी, या जो बाकी उनके घटक दल के साथी हैं किस तरह से इसको देखेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन चुनाव में इस तरह की मांग जो है वो साथी दल करते रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, विजय कौशिक साहब बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। विनोद जी, आपके साथ इस खबर की अगर शुरुआत करना चाहें, समझना चाहें कि दरअसल ये जो गठबंधन बनाम गठबंधन की सियासत है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ तो जंग हो ही रही है, लेकिन अपनों को भी निपटाने की सियासत साफ तौर पर देखी जा सकती है, और चुनाव इससे बेहतर मौका होता नहीं है। निखिल, अब अपनी रिपोर्ट में अभी अखिलेश जी का बाइट सुना रहे थे। सपा नेता अभी आज महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र में है तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी को एक टेंशन देने ही गए हैं। तो महाविकास आघाड़ी को जितना वो टेंशन देंगे उससे ज़्यादा वो कांग्रेस को भी एक टेंशन देने जा रहे हैं। तो अगर वो कह रहे हैं इस बात को कि 2 विधायक तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हैं और हमें महाविकास आघाड़ी से और ज़्यादा सीटें चाहिए, तो महाविकास आघाड़ी अभी जो वहाँ अभी देखिए कि शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलके जो 281 का बता रहे थे, उसमें और छोटी छोटी पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी और ये एंट्री मारी है, और वो एक तरह से और सीटें चाहते हैं। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में तो सीट चाहती है, लेकिन यूपी के बाई इलेक्शन में अभी 10 का 9 का जो अभी शेड्यूल बना है, एक शायद अभी कुछ दिनों में उसकी बात चर्चा होगी। तो इस 10 सीट के पे 6 सीट का तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नाम, एक बार भी कांग्रेस को नहीं पूछा जी। तो यूपी में वो सीट नहीं देंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र में सीट लेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के टर्म एंड कंडीशन को लेके अब जो रीजनल पार्टी है वो उसमें दूसरी तरह का प्रेशर दिखा रही है। जैसे उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से ये मत भूलना चाहिए हम लोगों को कि ये एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का ये रीजनल स्टेट में चुनाव होने वाला है जी, क्योंकि वहां भी 3-4 पार्टियां महाराष्ट्र में भी हैं और वहां भी झारखंड में भी 3-4 पार्टियां हैं। तो इसमें गठबंधन का जो इक्वेशन है, समीकरण है, गठबंधन की जो बीच में केमिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है चुनाव जीतने में, चुनाव के मोहल्ला एजेंडा बनाने में। इस मामले में कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है, खास करके हरियाणा चुनाव के बाद, ये अभी देखना इसलिए बाकी होगा कि जो तेवर राहुल गांधी का अभी लोकसभा चुनाव के बाद थे, वो तेवर हरियाणा चुनाव और जम्मू के कश्मीर के चुनाव के बाद जो ढीले पड़े हैं, उस चुनाव के बाद वो कैसे उस एजेंडे को, वही जाति गणना, जिसकी जितनी आबादी उसका हक, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये जो उनका अपना स्लोगन है, वो स्लोगन को झारखंड में और महाराष्ट्र में कितना भुना पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये देखना बाकी होगा, और एजेंडा क्या लेकर जाएंगे चुनावों में ये भी देखना की बाकी होगी। जिस तरह से आपने कहा कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और साथ ही साथ वो जो फ्री बी वाली जो योजनाएं हैं, इन सब की भी बातें हो रही कि शायद इसका भी एक एजेंडा तैयार कर दिया है। फिलहाल विजय कौशिक जी इस बारे में ज़्यादा बताएंगे, लेकिन विजय कौशिक जी, जिस तरह से हरियाणा में करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद जो बार्गेनिंग पावर है जाहिर तौर पर वो कम हो गई है। हर बार चुनावों में एक चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस थोड़ा दम भरती हुई दिखती है, तो एक हार के साथ ही उसकी हवा निकल जाती है। अब इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि क्या आप जो बीजेपी का, जो एनडीए का जो गठबंधन है, उससे लड़ने के लिए तैयार है, या सबसे पहले अपनों में ही आपस में तय कर लेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेगी? दरअसल वो एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, कांग्रेस को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं थी, फिर भी गठबंधन किया गया, और गठबंधन भी उन दलों के साथ किया गया जिनमें कई ऐसे दल शामिल हैं जो एक तरफ तो कांग्रेस की हार देखना चाहते हैं हर मोर्चे पर, ताकि उनको फायदा मिले। जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा किस तरह तालमेल चल रहा है, और महाराष्ट्र में आकर वो किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और अब हम वहां पर बाहर से समर्थन दे रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते का नुकसान हमें हरियाणा में भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हरियाणा में हमसे पूछा गया कि भाई वहां तो आपकी पार्टी धारा 370 और 35 से एक ही बहाली का वादा कर रही है,
जबकि वो वादा हमारी सहयोगी पार्टी का था। तो हमें गठबंधन के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं, और इस बात को कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के जो रणनीतिकार है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, या अपने निजी स्वार्थ में उस चीज को देखना ही नहीं चाहते। निश्चित तौर पर वहां पर महाअघाड़ी विकास दल में जितने भी दल हैं वो सब अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, और सबका एक ही नजरिया है कि कांग्रेस की सीटें कम से कम की जाएं। यानी कि सिर के निशाने पर कौन है? केवल कांग्रेस है। ये बात हमारी पार्टी को समझनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का भी एक पार्ट है। जैसा वो चाहती है गठबंधन के अंदर, कांग्रेस गठबंधन के अंदर, वैसा ही हो रहा है। तो हमारी पार्टी को समय के साथ बदलना होगा और अपनी रणनीति के हिसाब से पार्टी को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उन पर। लेकिन ये बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग तो। दरअसल ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। यूपी में उनकी जरूरत है तो कहीं पे जरूरत है, कहीं पे आप उनको साथ नहीं लेकर आना चाह रहे हैं। रणनीति कैसे चलेगी? और जो आपकी बात है उससे साफ नजर आ रहा है कि आपके गठबंधन में इसका मतलब फूट है। निखिल भाई, फूट तो पूरे देश को दिखाई दे रही है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी सरकार के मंत्री भी होने चाहिए। हम बाहर से समर्थन क्यों देती? पूरे देश को दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी के आंख बंद कर लेने से परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ रणनीतिकार जिनका जमीनी स्तर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी रणनीतियों से पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। बढ़िया है। दरअसल आपकी बातों से कांग्रेस के जो दरअसल जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग हैं, उनकी जो मनोदशा है या जो दीनहीन स्थिति है मैं कहूंगा, वो साफ परिलक्षित होती है। कहीं ना कहीं जो पार्टी का कैडर है उनके साथ में जो आपका नेतृत्व है उनका कोई तालमेल नहीं दिखाई देता। मैं तो आपकी बातों से यही जो एक इन्फेरेंस ड्रॉ करूंगा कि दरअसल आप लोग कुछ चाहते हैं, पार्टी उसको समझती नहीं है। अखिलेश यादव के हाथों में नाच रहे कहीं, किस तरह से आप लोग बताते नहीं अपने नेतृत्व को? निखिल भाई, हम सारी चीजें बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। कि भाई जो कार्यकर्ता अपनी बातें अपने अपने नेताओं को बता रहा है वो पार्टी हाईकमान से कौन कहेगा? पार्टी हाईकमान को चला कौन रहा है? आज पार्टी में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बड़े बड़े नेता नहीं समझ पा रहे कांग्रेस में। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ठीक है। यही मायने है कि देखिए, हरियाणा में हार के बाद में जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अरे भाई, हरियाणा में पार्टी का बंटाधार करके आपका इस्तीफा ले लेने से क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों में पार्टी को जो निर्णय लेने चाहिए, जो जिम्मेवारी होती है, जो जिम्मेवारी पर खड़ा ना उतरे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला ने कितनी मुखालफत की है, कितने मुद्दे उठाए, तो इसका मतलब तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी नहीं सुनी जा रही कांग्रेस में। अगर देखें तो शैलजा जी जो है, जिन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, उनके खिलाफ कौशिक जी का हरियाणा का दर्द निकल रहा है। कहने दीजिए, बात पूरी हो जाए। बहुत दिल से बात कर रहे हैं कौशिक जी, और ये इसलिए मैं उनको टोक नहीं रहा हूं जी। देश में और प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये ना मान रहा हो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे कौशिक जी मेरा एक अनुरोध है आपसे, मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप जब इस तरह के जो पार्टी में डिफरेंसेस है और पार्टी में जिस तरह की आपके पास यहाँ डिसिप्लिन है, आज ही देखिए कि आपकी पार्टी के तरफ से ये चीफ मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी, नायब सिंह सैनी के ओथ सेरेमनी को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आपकी पार्टी चली गई। और आप ये देखिए कि एक सियासत आपकी दिल्ली की ये है कि नायब सिंह सैनी के ओथ को रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालते हैं, याचिका डालते हैं कि जो 20 ईवीएम की जो शिकायत आई है पहले उसको सुन लिया जाए और उसके बाद जो है इस पे आज ओथ सेरेमनी को ये होने का आदेश, ये बंद करने का या रोकने का आदेश दिया जाए। क्या बात करते हैं आपके पार्टी में? जो अभी बात समझ लीजिए कि बहुत चिंता की बात है जब आप बता रहे थे कि आपके यहाँ कम्युनिकेशन का इतना घनघोर प्रॉब्लम है कि आप ये सोचिए ना कि अभी निखिल जो बता रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा कल विधायक दल के बैठक कर लिए, प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा ये हुड्डा ही तय कर लेंगे। तो 30 लोग आए, 7 लोग नहीं आए। तो ये सारी चीजें जब कांग्रेस में इतनी भयानक विस्फोट है अंदर में,
तब आप ये जो परसेप्शन बनाते हैं नेशनल मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में आप PIL डालते हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप घर नहीं संभाल रहे हैं और ऊपर से वहां जाके आप देश में ये माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इनकी बात सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ में न्याय नहीं किया। ये दोनों चीजें कैसे चलेगी? ठीक है, आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, आप बहुत दिल से बात कर रहे हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। जो नेपाल भागने के फिराक में थे आरोपी, ये आरोपी दरअसल बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा जो हत्याकांड हुआ उसमें बहराइच हिंसा के आरोपियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। नेपाल भागने के फिराक में थे ये आरोपी और इनको पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इनका हमारे साथ में हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। रामेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? नेपाल की दूरी मात्र 50 से 55 किलोमीटर है और ये नानपारा से पहले एक बाईपास की रोड जाती है, उससे आगे बड़ा नहर है जो नेपाल से नदियों से निकलता है। उसी नहर के पास पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया है। नेपाल जाना चाहते थे, भागना चाहते थे। ये हमीद के दूसरे नंबर का बेटा है सरफराज, जो गोली चलाते हुए दिखा था, उसका एनकाउंटर, और एक तालिब है उसको किया है। हालांकि अभी गोली लगी हुई, पुलिस ने बताया कि गोली लगी है। ये नहीं पता है कि क्या स्थिति है, जब तक जिला अस्पताल पर पहुंच के बाकी चीजें नहीं होंगी हम आगे की स्थिति नहीं बता पाएंगे। लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर किया, दोनों मुठभेड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, दोनों घायल हुए हैं अभी तक। ठीक है, रामगोपाल मिश्रा जो हत्याकांड रहा है, इसमें इसकी अभी तक क्या जांच रही है, इसमें क्या अपडेट रहा है? ये लेटेस्ट अपडेट तो आप दे ही रहे हैं, इसके अलावा क्या और लोगों की धरपकड़ हुई है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कुछ रहा है उसमें? ये माना जा रहा था कि ये लोग नेपाल या तो भाग गए या भागने के फिराक में, जो पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी। नेपाल पुलिस के भी संपर्क में यूपी पुलिस थी और तमाम एजेंसीज को लगा दिया गया था कि नेपाल न जाने पाए। तो पुलिस का प्रयास था कि नेपाल जाने से पहले ही इनको पकड़ा जाए। तो ये जहाँ घटना घटी है, हम आज बहुत पास पहुंच रहे हैं उसके। तो ये जहाँ घटना घटी नेपाल का बॉर्डर है और यही घटना घटी होगी जहाँ उनका इनकाउंटर किया गया है। इसके बाद अभी जो परिस्थितियां होंगी, जब तक अस्पताल नहीं पहुंचते हैं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है। थोड़ी देर में ये भी घटना पता चल जाएगा। अभी तक ये तय है कि इनकाउंटर किया है सरफराज का और तालिब का पुलिस ने। ठीक है, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो एनकाउंटर हुआ है, इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी है, इसको लेकर के कोई और अपडेट है क्या? क्या कुछ लोगों को और हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारियां भी हुई हैं? ये कल भी दानिश की गिरफ्तारी की गई थी और दानिश से पूछताछ की गई थी कि कहां पर ये लोग हो सकते हैं। दानिश घटना में इन्वॉल्व था, तो इस तरीके से कई गिरफ्तारियां की गई हैं। कुछ गांव के लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने और उनसे पूछताछ की रही। पूछताछ के आधार पर ही यहाँ इन लोगों तक पुलिस पहुंच पाई है। लगातार इंटेलिजेंस काम कर रहा है। यहाँ कमांडोज उतारे गए हैं, यहाँ ये PSC लगी है, आला अधिकारी लगे, 4 IPS अफसर के अधिकारी इसको बात कर रहे हैं। अब लखनऊ से बात किया जा रहा था, तो पूरा सिस्टम लगा हुआ था कि किसी तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाए। और आज ये पहला वो है जो हामिद के बेटे को इनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ। अब आगे के हालात अभी आपको बताएंगे जब अस्पताल पहुंचेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए रामेंद्र। तो बहराइच जो रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड था, उसमें जो 2 आरोपी थे नेपाल भागने की फिराक में थे, पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये है। एक बार फिर से अपने जो हमारी खबर है उस पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। जो चर्चा हमारी चल रही थी, दरअसल विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, SN सिंह BJP के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर गठबंधन बनाम गठबंधन की बात हो रही है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। SN सिंह के पास आते हैं। SN सिंह, आपने देखा कि कितने दिल से जब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बात करता है तो लगता है कितना हताश, निराश है, और जो नेतृत्व है वो उसको सुन नहीं रहा है। फिलहाल ये स्थिति अभी जो दो राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है और जो उपचुनाव है, किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी कितना इन चीजों को कैश कराएगी? नहीं, देखिए निखिल जी, आज जो विजय कौशिक जी ने बात कही वो 100% सही कही कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, नीतियों का अभाव है, क्या करना है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखा गया है
कि सचिव वैद गुर तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर हो बेगी नाश। आज विजय जी ने जैसे बताया कि शीर्ष नेतृत्व को जो बताने वाले हैं वो गलत है या शीर्ष नेतृत्व गलत है, नीतियां गलत है। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए सभी पार्टियां, जितनी देश की पार्टियां होती है, सबका अपना मकसद होता है, अपना उद्देश्य होता है, अपनी नीतियां होती हैं, उन नीतियों पे कार्य करते हैं। लेकिन निखिल जी, जब गठबंधन होता है उस समय की नीतियां ये होती हैं कि हम किन नीतियों के तहत गठबंधन कर रहे हैं और क्या क्या हमारा कॉमन एजेंडा है, उसके तहत गठबंधन होता है। लेकिन कभी भी कांग्रेस का आप आम चुनाव में भी देखे होंगे, वरिष्ठ आपके साथ मिश्रा जी भी वरिष्ठ बैठे हुए हैं जी, आम चुनाव में भी कांग्रेस का किसी के साथ उठ तक गठबंधन नहीं था। वो दिल्ली में गठबंधन था, पश्चिम बंगाल में नहीं था, दिल्ली में गठबंधन था, केरल में गठबंधन नहीं था, पंजाब में गठबंधन था, दिल्ली में गठबंधन नहीं था। मतलब गठबंधन नहीं था, एक भ्रष्टाचार का ठगबंधन था, जो सारे ठग इस नाते इकट्ठे हो गए थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना। हालांकि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपना मत दिया और मोदी जी की सरकार बनी। चौथी बात मैं कहूंगा कि होता क्या है कि जनता के पास आप झूठे माल को थोड़े दिन तक आप बेच सकते हैं, लेकिन जब पता चल जाता है कि फला व्यक्ति चोर है, फला व्यक्ति झूठा है, वो गलत चीजें ऐसे करेगा, तो जनता फिर आप पे विश्वास करना बंद कर देगी। 4 चीजों को उठाएगा। पहला, किसानों के मुद्दे को लेकर ये आम चुनाव में गए। हरियाणा में देखे होंगे, हमारे हरियाणा के लोग जागरूक किसान है, राष्ट्रवादी है, गौ पालक है, और हरियाणा की जनता ने कहा कि नहीं किसान। जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जब अयोध्या में अत्याचार हो रहा है, तो राहुल गांधी जी के टिकट का पैसा ही नहीं बच रहा है, राहुल गांधी जी ट्वीट ही नहीं कर रहे, तो लोगों को लगा कि भाई ये क्या व्यक्ति है जो विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने की बात करता है, जो इतना सरासर झूठ बोलता है कि यहाँ पे तो सिख जो है वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकते। तो लोगों को लगा अरे भारत का नेतृत्व तो ऐसे व्यक्ति के अंदर के पास होना चाहिए, ऐसी पार्टी के पास होना चाहिए जो राष्ट्रवाद का अलग जगह है। तो आप देखे होंगे कि परिणाम सार्थक और सुंदर हरियाणा में भी आया और कश्मीर में भी आया। चौथी बात मैं कहूंगा, बार बार संविधान की बात करते रहे और दलितों की बात करते रहे। 2 राज्यों में इनकी सरकारें बनी, हिमाचल और कर्नाटक में आप देखेंगे दलितों के विकास के लिए जो फंड गया था वो मुस्लिम समाज के विकास में खर्चने का कार्य किए। पूरी देश की जनता को लगा कि कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आया, कहती कुछ और है, करती कुछ है। तो दलित समाज का सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा में देखे होंगे, वो राष्ट्रवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। चौथी बात जो है, कांग्रेस के ही माल को निखिल जी, भारत में जितनी पार्टियां निकली वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाते ही अपनी अलग अलग पार्टियों को बनाई। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे हुआ, टीएमसी हुई, एनसीपी हुई, सपा हुई, एक राष्ट्रीय जनता दल बना, राष्ट्रीय जनता पार्टी बनी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निकली हुई है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन खड़ी की, वो जब कांग्रेस के साथ जाएगी तो दोनों एक दूसरे से डरेंगे, दोनों एक दूसरे से सोचेंगे कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस हमको खा जाए, कांग्रेस को लगेगा आम आदमी पार्टी हमको खा जाए। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के माल को लूट ली है उत्तर प्रदेश में, तो हमेशा दोनों में संशय बना रहेगा निखिल जी की कहीं ऐसा ना हो कि वापस कांग्रेस आ जाए और हमारा नुकसान हो जाए। तो ये एक साथ चले तो जरूर, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं किए। मुझे लगता है कि ये कभी गठबंधन न था, न है, न और आगे रहेगा। ठीक है। छठी बात मैं कहूंगा कि देखिए आज जो चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, 2.5 साल इन लोगों की सरकार रही, वहां की जनता ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जब से सरकार बनी है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है। आज संपूर्ण देश एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, जो मोदी जी की गारंटी है विकसित भारत बनाने की, उसके साथ जा रहा है। आप पूछिए इनसे, किसी के पास कोई भी इनका नेतृत्व करता भारत को लेकर कोई बयान नहीं देता है। सभी लोग बयान किसको लेकर देंगे? हिंडनबर्ग को लेकर, जिसकी खुद के देश में स्वीकारता नहीं, अपनी एजेंसियों पर सवाल उठाना, बवाल मचाना, यही कार्य। कोई एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं, आपकी क्या आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय कौशिक जी, आप जो सारी बात बताएंगे, अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो तो आप कहेंगे ही, लेकिन जिस तरह से आपके नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है और आप जैसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो स्वयं इस पर उठा रहे हैं, तो आप भविष्य कहाँ देख रहे हैं इन चुनावों का? आप तो देख ही रहे हैं कि आपके मुताबिक जीती हुई बाजी जो है हार जा रहा है, तो नेतृत्व क्यों नहीं बदल देते हैं? किस तरह से इसको देख रहे हैं? और जहां नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है, गठबंधन के साथी दबाव बना रहे हैं,
क्या 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 भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव का मैं भविष्य बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि गठबंधन की राजनीति है। तो शराब के बारे में कहा जाता है कि जब तक इंसान के शरीर में ताकत होती है तब तक वो शराब को पीता है, और जब शरीर कमजोर हो जाता है उसके बाद शराब आदमी को पीती है। इसी तरीके से गठबंधन में जब तक कोई पार्टी मजबूत है खुद में तो क्षेत्रीय दल उसके सहयोगी होते हैं, लेकिन अगर कमजोर होती है तो वही क्षेत्रीय दल उसको खाना शुरू कर देते हैं राष्ट्रीय पार्टी को। तो कांग्रेस के साथ ये हो रहा है, और भाजपा चूंकि ताकत में है इसलिए वो अपने गठबंधन का फायदा उठा रही है। तो आपको लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर झारखंड में हो, वो कांग्रेस को उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, और दोनों जगहों पर ये एक और बड़ी चुनौती हुई कांग्रेस के लिए कि अपने आप को कितना बचा पाए? देखिए, हरियाणा के अंदर क्या हुआ, जो नेशनल लेवल पर हमारे सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं सबने हरियाणा में हमें हराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर ऐसे गठबंधन का फायदा क्या था? नहीं करना चाहिए था पार्टी को गठबंधन, ना ही अब गठबंधन में पड़ना चाहिए। अभी विनोद भाई कह रहे थे कि ईवीएम और दूसरी चीजों को लेकर और नायब सैनी के खिलाफ शपथ ग्रहण को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मैंने पार्टी में कुछ मुद्दे उठाए थे कि भैया अगर भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ की है तो क्या उसने पकड़वाने के लिए ईवीएम में गड़बड़ की है? यानी कि वो गड़बड़ करेगी और रिकाउंटिंग में पकड़ में आ जाएगी? संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि चलो हम बीजेपी पर उंगली उठा रहे, फिर जो हमारे जीत कर आए हैं 33 विधायक, फिर वो कैसे जीते हैं? तो कुछ सवालों के जवाब हम पर देते नहीं बनेगा। फिर अगर हम कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर हम महाराष्ट्र का चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं? फिर तो भाजपा ईवीएम के दम पर हमें महाराष्ट्र में भी हरा देगी। तो भाई अगर विरोध करना है तो महाराष्ट्र चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन इस तरह की जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं इससे हमको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन पार्टी के जो रणनीतिकार हैं जिनमें अजय माकन सहित कई लोग हैं, उनकी क्या नीति है वो मेरी समझ से बाहर है। जमीनी स्तर का कार्यकर्ता चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं हो, वो गठबंधन की राजनीति के पक्ष में नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी को थोड़ा अपनी और राजनीतिक समझ बढ़ानी चाहिए? जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा अपना अभी और अध्ययन, राजनीतिक समझ जो है वो और बढ़ानी चाहिए? जो उनके आसपास के सलाहकार हैं उनको भी बदलना चाहिए? निखिल भाई, नरेंद्र मोदी भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। नहीं, परिपूर्ण तो कोई व्यक्ति नहीं होता परिपूर्ण, लेकिन जब आपका जिस व्यक्ति से मुकाबला है, आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, आप जो सारी बातें बता रहे हैं उसी के मुताबिक मैं कहूं तो उनके सामने कहीं टिकते नहीं दिख रहे। निखिल भाई, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैंने ये बात कहने के लिए कही थी कि नरेंद्र मोदी जी भी परिपूर्ण नहीं है, राहुल गांधी जी भी परिपूर्ण नहीं है। अकबर 14 साल की उम्र में सम्राट बन गए थे, तो उन्होंने अपनी एक नवरत्नों की टीम बनाई थी जो अलग अलग फील्ड की जानकारी अपने पास मास्टरी थी उनकी, और वो अकबर को जानकारी देते थे। ऐसे ही मोदी जी ने अपनी एक टीम बना रखी है। अब मोदी जी तो अपनी टीम के दम पर सफल है और राहुल गांधी जी सफल नहीं हो रहे, तो यानी कि उनको चाहिए कि अपनी उस टीम का निपटारा कर दें, उसका विसर्जन गंगा जी में कर दें, और जिनके पास नीतिगत योग्यता है। कौशिक जी, ठीक है, नीति के कारण हार रहे। कौशिक जी, अगर टीम बनेगी तो फिर से सत्ता में आएंगे, कौन रोक सकता है? ठीक है। अच्छा कौशिक जी, बस मैं आपका बहुत शानदार आज तो आप एकदम बिल्कुल चिंतक के रूप में विनोद जी, मुझे दूसरी खबर पे भी जाना है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं एक सेंटेंस में। हाँ, बस हकीकत को इन्होंने अब मैं कौशिक जी के ही बात से आ रहा हूँ। कौशिक जी, सवाल ये है ना कि जो टीम इंडिया की बात जब आप कहते हुए टीम इंडिया की बात करते करते आप जब टीम राहुल पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत होती है लोकतंत्र में। टीम इंडिया से ही काम चलता है। अब ये इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार का एजेंडा क्या होगा इस एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात कांग्रेस पार्टी के लिए है। बिल्कुल, अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। फिलहाल हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वक्त फिलहाल इतना ही है। बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े, आपका शुक्रिया। विजय कौशिक जी, आपने दिल से बातचीत की, आपका भी शुक्रिया। और विनोद मिश्रा, आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल एक बार फिर हम उस ब्रेकिंग खबर की बात करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड था उसमें जो एनकाउंटर किया है उस विषय पर हम फिर बातचीत करेंगे। सरफराज और तालिब नाम के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। बहराइच हिंसा के आरोपी थे और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि ये गन फायर करते हुए, बंदूक चलाते हुए फायर करते हुए दिखाई दिए थे। तो पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है। नेपाल भागने की ये फिराक में थी। हमारे संवाददाता
रामेंद्र सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, क्या जानकारी देंगे? फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी हुई है और ये नानपारा के पास का कहीं कोई इलाका जो बताया जा रहा है, नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास की ये घटना है। वो लोग मारे गए होंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस ट्रैकिंग कर रही थी, पुलिस का लगातार, ये 17 किलोमीटर दूर नेपाल है, ये नहर है जिस नहर पर हम खड़े हैं। आप देख रहे हो कि पीछे जो गाड़ियां हैं पुलिस की आ रही हैं, यही गाड़ियां हैं जहां इनकाउंटर किया गया। आगे एक गाड़ी दिख रही है जहां इनकाउंटर किया गया है, तो ये इनकाउंटर स्थल है जहां पर उन दोनों लोगों का, सरफराज का और तालिब का इनकाउंटर किया गया है। जो घायल अवस्था में उनको नानपारा CSC या PSC भेजा गया है। अब डॉक्टर्स की राय अभी तक हमारे पास नहीं है, जैसे अपडेट होती है मैं आपको बता रहा हूं। यहां से कुल 17 किलोमीटर लगातार मारा जा रहा था, पुलिस ट्रैक कर रही थी कि नेपाल भाग सकते हैं, इनके रिश्तेदार नेपाल में और नेपाल भाग सकते हैं। पुलिस के STF लगातार लगी हुई थी, बाकी एजेंसीज लगी हुई थी। तो ये अभी जो अपडेट है वो 200 मीटर की दूरी पर इनकाउंटर किया गया। निखिल जी, ये सड़क जो मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत पतली सी एक, जिस तरह से कहते हैं जो लिंक रोड जैसे रहती है वो दिखाई पड़ रही है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, थोड़ा और जानकारी दें, कहां से ये सड़क आ रही थी, कहां जाने की कोशिश में थे? ये सड़क बहराइच से नानपारा को जोड़ती है और ये बाईपास है। ये बाईपास हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि रुपईडीहा, और ये जो मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क से ये सड़क जाती है नहर, या नहर के किनारे किनारे जो आगे किसी गांव को जोड़ती होगी। मुख्य सड़क ये है जो बाईपास होते हुए रुपईडीहा जाती है, जो नेपाल का बाजार है, नेपाल बॉर्डर है और नेपाल की एक बड़ी खुली सीमा है। नेपाल आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं। गाड़ी से अगर आप आते हैं तब तो चेक होता है, लेकिन पैदल भी लोग यहाँ से जाते हैं, साइकिल से निकल जाते हैं। तो खुली सीमा है, कोई भी इससे आ जा सकता है। पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी, STF लगी थी, अमिताभ साहब स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे थे, 2 दिन वहाँ वो स्वयं रुके। तो ये जो अपेक्षाएं थी पुलिस से, जो न्याय की गुहार लगाई जा रही थी कि अपराधी हैं और इनके साथ घटना घटित हो। अब क्या हुआ है कि वो फायरिंग किए हैं कि नहीं, अभी सारा डिटेल्स पुलिस देगी और ये जो अस्पताल है वो देगा, कि डॉक्टर्स देंगे कि क्या स्थिति है। जैसे होता हम आपको अपडेट करते हैं। लेकिन 200 मीटर पहले पुलिस ने हमको रोक रखा है, हम लोग वहाँ जाना चाहते थे, पुलिस ने रोक दिया है कि वहाँ जाने की अनुमति अभी किसी को नहीं है, इसलिए हम 200 मीटर पहले खड़े हैं और यही घटना स्थल है जहां उनका इनकाउंटर किया गया। ये जानना चाहेंगे पुलिस ने कैसे ट्रैक किया, कुछ इस बारे में पुलिस ने कुछ अब तक जानकारी दी है, या सिर्फ आप लोग को जो अपने सूत्रों से जानकारी मिली उसके बाद आप लोग इस जगह पर पहुंचे हैं? क्या ट्रैक किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई, क्या रिकॉर्ड रहा है सरफराज और तालिब का, इस बारे में बताइए। जी देखिए निखिल, डे फर्स्ट से यहाँ STF को लगा दिया गया था। लोकल पुलिस को जहाँ लोकल सुरक्षा दी गई थी, STF को लगा दिया गया था यहाँ। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जिनके साथ नेपाल से तारतम्य स्थापित किया जा सकता था, उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाया गया था कि वो नेपाल से जानकारी करते रहे कि कहीं नेपाल तो नहीं भाग गए हैं, अगर भाग गए हैं तो क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे उनको लिया जाएगा। तो वो सारा इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ रेडी रखा गया था। और ये चूंकि ये पुलिस एक बात तो मान रही थी कि ये बहराइच नहीं भागेंगे, भागेंगे तो नेपाल की तरफ भागेंगे, ये उन्होंने तय करके रखा था। इसलिए इस जो नेपाल का बॉर्डर है यहाँ भी पुलिस को लगा रखा था, इंटेलिजेंस सिस्टम लगा रखा था। जो गेट हैं जिनसे गाड़ियां पास होती थी वहाँ आधार कार्ड दे करके आने जाने दिया जा रहा था। तो ये काम पुलिस ने यहाँ कर रखा था कि जिससे कोई आदमी सड़क मार्ग से तेजी से ना जा पाए। हाँ, रिमोट एरिया में भी पुलिस को लगाया गया था। यहाँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको अलर्ट पर रखा गया था कि कोई ऐसे जाए तो जरूर आप पूछिए, जांचिए और चेक करिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी किसी ट्रैक में वो फंसे हैं और पुलिस के कस्टडी में आ गए हैं और या पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। जब पुलिस दौड़ाई होगी, पूछताछ की होगी तो उनके दौड़ाने में फायरिंग की होगी, वो मारे गए होंगे। तो ये इलाका है, देख रहे हैं आप कि यहाँ चारों तरफ पूरा जंगल का इलाका है, बड़ी जो सरपत है, बड़ा खड़ा हुआ जंगल का पूरा इलाका है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, क्योंकि नेपाल का तराई वाला हिस्सा है। तो यहाँ ये जो घटना घटित हुई है यहाँ से पीछे 200 मीटर दूरी पर घटित हुई है। जी, ग्राउंड जीरो पर आप जुड़े हुए हैं, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे जो बहराइच की जो पूरी हिंसा हुई उसके बाद से किस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसकी एक परिणति तो आप दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो तमाम लोग, क्योंकि एक बड़ी भीड़ थी जो इस हिंसा में शामिल थी, किस तरह से वो सारी कार्रवाई चल रही है और सारे अपडेट्स क्या है उसको लेकर? देखिए, बहराइच शांत है, चूंकि पुलिस व्यवस्था
ठीक से यहाँ लगा के रखी गई। 4 IPS स्तर के अधिकारी यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, 2 एडिशनल SP के स्तर के अधिकारी हैं, 4 COs लगाए गए। सेक्टर में बांटा गया बहरीन जो ये जहाँ उपद्रवग्रस्त एरिया था इसको सेक्टरों में बांट दिया गया है और एक एक जगह की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो सूचनाएं जिन लोगों को पुलिस हिरासत में ले रही थी उनसे पूछताछ कर रही थी कि उनसे सूचनाएं निकल के आए कि कौन कहाँ जा सकता था, किन नंबरों से बात हो रही है, पूरे नंबर ट्रैक किए जा रहे थे। तो और वह भी वहाँ शांति है। अभी तक जितना फोर्स लगा है, आज हमने महाराजगंज का जो चेक किया तो 2-3 दुकानें हमको खुली दिखी। कुछ बच्चियां चाट वाट बेच रही थी तो उन लोग कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, लेकिन हमीद के यहाँ जो घटना घटित हुई वो निश्चित रूप से दुर्दांत थी। और ये जिस तरीके से गोली चलाई गई, उनको घसीट के अंदर ले जाया गया, पुलिस की यह गलती थी कि पुलिस उस समय भी अपराधियों को या हत्या आरोपियों को पकड़ सकती थी। जहां पुलिस चूक गई और उसका खामियाजा बड़े अधिकारियों ने भोगा है। उम्मीद यह है कि अभी आला अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी शासन की गादगिरी की। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस गंभीर मामले को गंभीरता से लिया तो आला अधिकारियों पर भी गादगिरी तय है। निखिल जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा थोड़े डिटेल्स कि किस तरह से किन लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में हिरासत में लिया गया, कौन लोग हैं इसमें, और ये जो पूरी जांच है ये अभी, क्योंकि 2 एनकाउंटर हुए हैं और क्या कुछ अन्य लोग फरार भी हैं इसमें, कितने लोग नामजद हैं, क्या कुछ है? देखिए, इसमें जिन लोगों को नामित किया गया था 5-6 लोग नामित हैं और अज्ञात हैं बड़ी संख्या में। तो अभी तो बहुत सारे लोग फरार हैं, लेकिन ये पहला है कि जो जिस सरफराज ने गोली चलाई थी। देखिए सर, जो लोग जिनके परिवार के बच्चे मारे गए थे, कल हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमको योगी जी पर भरोसा, वो निश्चित रूप से न्याय करेंगे। और उनको उनकी बड़ी ये थी मांग कि हमारे बच्चे को मारा गया, सुरक्षित नहीं रहने चाहिए। हालांकि पुलिस अपनी तरीके से काम करती है, शासन अपनी तरीके से काम करता है कि कानून व्यवस्था तभी गोली चलाई जाती है जब कोई उधर से फायरिंग कर रहा हो या क्रिटिकल पोजीशन हो, तब फायरिंग पुलिस करती है। लेकिन जो लोगों को लग रहा था कि ये घटना जो उत्तर प्रदेश में ऐसी मिसाल बने कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, कि कोई अपने धर्म को लेकर के अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है या जो मूल संस्कृति है भारत की उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। अगर उस संस्कृति को नहीं स्वीकार करते हैं तो ये टकराव होता है। तो वो जो सारी चीजें थी उसमें लोगों को लग रहा था कि सरकार ठीक से कार्रवाई करेगी। और इस घटना के बाद लग रहा है कि सरकार से जो अपेक्षाएं थी लोगों की वो सरकार ने पूरी की हैं। और पुलिस के साथ जो इनकाउंटर हुआ है निश्चित रूप से अपराधी थे, जिस तरीके से फायरिंग की गई, जिस तरीके से उसको मारा गया, जो सारी घटनाएं थी, इससे वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे जिस तरीके का अपराध उन्होंने किया है। हो सकता है पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की हो और फायरिंग के बाद इनकाउंटर में आमने सामने की मुठभेड़ में यह घटना घटित हुई हो। थोड़ी देर में जो सारी रिपोर्ट्स आती निखिल मैं तुमको आगे भी बताऊंगा कि क्या रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, बाकी सारी चीजें क्या हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने कैमरे से एक बार फिर से हमको दिखाएं, क्योंकि आप जो ग्राउंड जीरो है, आपने बताया कि आपके पीछे एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस पोजीशन पर है, कहाँ सड़क जा रही है। ये भारत रुपईडीहा भारत नेपाल सीमा है। और ये जो नानपारा इलाका है, जो नानपारा मुख्यालय है यहाँ का, नानपारा मुख्यालय को बाईपास से जोड़ती हुई रुपईडीहा जाती है। रुपईडीहा नेपाल का एक बड़ा बाजार और बॉर्डर पर लगता है, तो रुपईडीहा को जाने वाला रास्ता है। और ये नहर जाती है जो सिंचाई के लिए निकाली गई है। यहाँ वो बड़ा गंभीर घना सा जंगल है। आपको दिखा रहे हैं, सारी स्थितियां दिखा रहे हैं कि घना जंगल है। और यहाँ जो सरपत के बड़े पेड़ हैं वो सरपत के पेड़ हैं और चारों तरफ जंगल है, यहाँ बड़े पेड़ हैं। आप ये देखिए पूरा जंगली इलाका, खेती का इलाका कम है, ये जंगल का इलाका ज्यादा है जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था। और ये नहर है, नहर की जब आप उधर से बहराइच से आओगे तो दाहिनी तरफ मुड़ोगे और फिर बाईं तरफ बाईं पटरी पर जब जाओगे तो ये बाईं पटरी पर इनकाउंटर हुआ है। ये इनकाउंटर का इलाका है, 200 मीटर दूर इनकाउंटर। तो परिस्थितियां हैं 200, ये आप जब सामने देख रहे हो जहां तक सड़क जाती दिख रही है, इसी से थोड़ी दूर आगे पर इनकाउंटर किया गया है। थोड़ी दूर बाद जब अगर पुलिस हमको जाने देगी वहां से तो प्रयास करेंगे कि हम आपको वो स्थल दिखाएं जहां इनकाउंटर हुआ, वो दिखाएं। ये सारी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं ये देख रहे हैं हम कि ये इनकी आमद रफ्त, इनकी आवाजाही वहां पर लगातार बनी हुई है। और ये जो आपने सड़क दिखाई है, दरअसल ये एक नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जैसा दिखता है। और ये जो जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं ये किसी गांव को जोड़ने वाली लिंक रोड है। तो दरअसल क्या ये जो चाहे वो सरफराज और तालिब हैं,
ये इन लोग नेपाल भागने के फिराक में थे, जैसा कि आपने बताया। किस तरह की ट्रैकिंग इनकी पुलिस ने की, क्या मोबाइल सर्वेलांस का इस्तेमाल किया गया, या क्या जानकारी आपको मिल पाई है? आप बता रहे हैं कि अभी पुलिस से खैर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आप लोगों को कोई जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उससे हमको बताने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, पुलिस लगातार सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस जिन लोगों को हिरासत में ले रही थी उनसे पूछताछ कर रही थी कि ये कहाँ जा सकते हैं, किन लोगों के संपर्क में हैं और ये किस रूट पर भागे। जैसे हम लोगों को भी सूचना मिली थी, आज हम आए थे कि नेपाल पर जिन रास्तों से भागे हुए हैं, जो सूचना है हम लोगों के पास, उन रास्तों को दिखाएंगे कि कहाँ से भागे हुए हैं। तभी तक ये सूचना आ गई और हम करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर थे, इसलिए हम विदिन 10 मिनट के अंदर हम यहाँ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। तो ये इलाका था जहाँ से भागने की संभावनाएं अधिक थी। पुलिस जो हिरासत में लिए गए थे उनसे बात कर रही थी। पुलिस उन लोगों के नंबर सर्विलांस पर लगा के रखी थी जिन नंबरों पर ये कॉल कर सकते थे, और वो सारी पूरी टीमों का जो संकलित हो रहा था वो खुद अमिताभ साहब जो एडीजी येलो हैं वो स्वयं देख रहे थे। एसटीएफ के प्रभारी हैं और एसटीएफ पूरी लगी हुई थी, तो पूरी तरीके से देखा जा रहा था कि क्या परिस्थितियां हैं और कैसे इनको टच किया जाए। उम्मीद इनसे बॉर्डर पर एसटीएफ का एक पूरी टीम थी जो डेरा डाले हुए ही थी, उनको लग रहा था कि इस तरफ से निश्चित रूप से जाएंगे है, और तो इस वजह से यहाँ ट्रैकिंग की गई और यहाँ पर ये घटना घटित हुई है। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा बहराइच की अभी वर्तमान स्थिति क्या, किस तरह से, क्या शांति बहाल है वहाँ पर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और शासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं शांति बहाल रखने के लिए? आज हम बता रहे हैं कि महाराजगंज के उस हिस्से से गुजरे हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहा। देखिए, ये जो सरफराज है इसको बताया जाता है कि दबंग प्रवृत्ति का था, पुलिस से इसके रिश्ते अच्छे थे, इसलिए पुलिस के डर में, दबाव में नहीं था। सुनारी का काम करते थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे, और ये घटना सामान्य कोई काबा करके गाना है, उस गाने को रोकने के लिए लोग गए थे, उन लोगों ने मना कर दिया तो इन्होंने पथराव किया, डीजे के तार काट दिए, और उसके बाद ये परिस्थितियां क्रिएट हुई। जब लोगों को पता लगा कि पथराव कर रहे हैं और दुर्गा जी की जो मूर्ति पर पत्थर लगा तो एक हाथ टूट गया था, उसके बाद ये तनाव वहां से शुरू हुआ। फिर लोग आए, इनके घर पर चढ़ गए, जिसमें राम गोपाल मिश्रा भी थे, जिनका मर्डर कर दिया इन लोगों ने, फायरिंग की। तो ये घटना जानबूझकर कहिए कि मनबढ़ थे, इस वजह से ये घटना वहां हुई। अभी तक शांति है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति आगे बनी रहेगी। जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था किया, सेक्टरों बांट के अधिकारियों को तैनात है, पीएससी तैनात है, जो ब्लैक हैट कमांडोज हैं वो तैनात हैं, तो इस तरीके से सारी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी कि कहीं कोई चू न कर पाए और अगले अलग क्षेत्रों में भी कोई हिंसा ना बढ़ने पाए। ठीक है, इनका जो बैकग्राउंड आप बता रहे थे, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। सरफराज और तालिब का आपने बताया कि मनबढ़ थे, पुलिस के साथ अच्छे रिश्ते थे, दबंग प्रकृति के थे, क्या जानकारी है आपके पास? निखिल जिन हमीद का हम जिक्र कर रहे हैं वो सुनारी का काम करते थे और संपन्न थे। सरफराज के रिश्ते चूंकि पुलिस से भी अच्छे थे और वहां पर थोड़ा सा दबंगई जैसी थी, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। उन लोगों ने जो पहले जो डीजे बज रहा था उस पे डीजे बजने के कारण ही वहाँ बवाल हुआ। अगर निखिल हमको थोड़ा सा समय दे तो पीछे पुलिस हटी है, हम एक बार घटनास्थल तक जाके आपको रिपोर्ट करते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं वहाँ की। ठीक है, बिल्कुल, आप जाइए, हम आपसे समय समय पर और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस खबर पर आपको और जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दर्शकों हमारे साथ बने रहिए।